हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट साइंस पेपर 2 के जो कि आपका 7 फरवरी को हुआ था 2026 में। उसके 30 एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि लास्ट टाइम क्या-क्या क्वेश्चंस आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों मिलाकर 30 क्वेश्चंस में से आए थे, ठीक? तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया है आपको चाइना रोज सूचक दिया गया है, यानी चाइना रोज एक यानी हिबिस्कस का एक इंडिकेटर दिया गया है। प्रथम परख नली में विलियन ए डालने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी में विलियन बी डालने पर हरा रंग प्राप्त हुआ। तीसरी में विलियन सी डालने में मैजेंटा यानी गहरा गुलाबी रंग प्राप्त हुआ। ए बी सी की प्रकृति यानी आपको नेचर बताना है ए बी सी की। पहले में क्या हुआ? ए में डालने पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विलियन बी में डालने पर हरा रंग मिला और सी में डालने पर मैजेंटा मिला। अब ए बी सी की जो प्रकृति यानी नेचर है वो बताना है आपको। तो आपसे ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन ए में ए जो है क्षारीय है, बी जो है अम्लीय है, सी उदासीन है। ऑप्शन बी में ए उदासीन है, बी क्षारीय है, सी अम्लीय है। ऑप्शन सी में ए अम्लीय है, बी उदासीन है, सी क्षारीय है। ऑप्शन डी में ए क्षारीय है, बी उदासीन है और सी अम्लीय है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी ए जो है, जो ए है, जो विलियन ए है जिसमें कोई भी परिवर्तन चेंज नहीं हुआ, वो उदासीन है यानी वो न्यूट्रल है। और जो बी है, बी जो है बेटा वो एसिडिक है यानी बेसिक है। बी क्या है? बेसिक है, सॉरी, बी क्या है? बेसिक है। और सी जो है यानी विलियन सी क्या है? वो एसिडिक है, ठीक है। मैजेंटा जो गहरा गुलाबी रंग दे रहा है, तो ए जो है वो न्यूट्रल है, विलियन बी जो है वो बेसिक है और विलियन सी जो है यानी सॉल्यूशन सी जो है वो क्या है? एसिडिक है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्या पूछा गया है? कथनों पर विचार करें यानी स्टेटमेंट पर। किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। 2 पिंड पर लगाया गया बल अशून्य होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है केवल ए सही है यानी केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है। यानी पहला क्या पूछा गया है? किसी पिंड की अशून्य यांत्रिक ऊर्जा हो सकती है किंतु शून्य संवेग हो सकता है। संवेग जो होता है वो शून्य हो सकता है। दूसरा क्या आ गया है? पिंड पर लगाया गया बल अशून्य होने पर भी कार्य शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है आपके, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट राइट है आपके। क्वेश्चन 3 क्या पूछा गया है? पूछा गया है धातु के दो समरूप पात्र लिए गए हैं। ए को बाहरी सतह पर काला और बी को सफेद रंगा गया है। मतलब ए को काला और बी को सफेद यानी व्हाइट, दोनों को धूप में और फिर छाया में रखा गया। क्या प्रक्षेपित होगा? ऑप्शन ए बी जल्दी गर्म और ठंडा होगा। ऑप्शन बी ए जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा। ऑप्शन सी ए जल्दी गर्म होगा लेकिन बी जल्दी ठंडा होगा। या ऑप्शन डी दोनों समान रूप में गर्म होंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो काले रंग का है, ए की जो बाहरी सतह है वो ब्लैक कलर की है और ब्लैक कलर आप जानते हैं मोर एब्जॉर्बर होता है, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हीट को कौन करता है? ब्लैक। तो ए जो है उसकी सतह, बाहरी सतह जो है वो ब्लैक कलर की है, इसलिए ए जो है जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा भी होगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछा गया है? तेज चाकू की तुलना में कुंद यानी ब्लंट चाकू से काटना क्यों मुश्किल होता है? यानी शार्प अगर आपने नाइफ लिया है उसको काटना, उससे काटना इजी होता है, लेकिन अगर आपने ब्लंट यानी धारहीन चाकू लिया है तो उससे काटना मुश्किल क्यों होता है? ऑप्शन है क्षेत्रफल अधिक होने से कम दाब उत्पन्न होता है, क्षेत्रफल कम होने से अधिक दाब उत्पन्न होता है, घर्षण कम होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्षेत्रफल अधिक होने से कम दाब उत्पन्न होता है। यानी जब आप एक ब्लंट चाकू लेंगे यानी धारहीन तो उसका एरिया ज्यादा हो जाएगा। एंड वी ऑल नो कि एरिया ज्यादा होने पर क्या होता है? एरिया ज्यादा होने पर दाब जो होता है वो कम हो जाता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया ज्यादा होने पर प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से किसी भी चीज को काटना ब्लंट चाकू से यानी ब्लंट नाइफ से किसी भी चीज को काटना वो कठिन होता है यानी मुश्किल होता है, ठीक है। एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम हो जाता है। तो आपका जो आंसर होगा राइट वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पूछा गया है विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है विद्युत धारा कम करके, फेरों की संख्या कम करके, विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाकर, या प्लास्टिक कोर का उपयोग करके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट की शक्ति हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा उन अंगों का समुच्चय यानी उन अंगों का उन ऑर्गन्स का सेट है जो पाचन क्रिया में प्रत्यक्ष योगदान नहीं देते, जो यानी कि जो डाइजेशन में कोई भी रोल प्ले नहीं करते। ऑप्शन है आपका ग्रासनली, बड़ी आंत, मलाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। ऑप्शन सी है अमाशय, यकृत, अग्नाशय। ऑप्शन डी है मुख्य गुहा, ग्रासनली या अमाशय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी ग्रासनली यानी ऑयसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन और मलाशय। ये तीनों पाचन में कोई भी प्रत्यक्ष योगदान नहीं देते हैं, कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या पूछा गया है? पूछा गया है श्वसन के संबंध में सही कथन चुने, ठीक है, रेस्पिरेशन के संबंध में। ऑप्शन है केचुआ गलफड़ों से फेफड़ों से सांस लेता है, टैडपोल गलफड़ों से सांस लेते हैं, सांप त्वचा से सांस लेते हैं या व्हेल गलफड़ों से सांस लेती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी टैडपोल जो होता है यानी फ्रॉग, मेंढक जो होता है उसके बच्चे को हम कहते हैं टैडपोल। मेंढक का जो बच्चा होता है उसे हम कहते हैं टेडपोल। टैडपोल जो होता है वो वाटर में रहता है और ये किससे सांस लेता है? गिल्स के थ्रू यानी गलफड़ों के थ्रू। ये स्टेटमेंट आपका सही है। बाकी जो ऑप्शन है केचुआ यानी अर्थवॉर्म जो होता है बेटा, अर्थवॉर्म जो होता है वो स्किन के थ्रू सांस लेता है और वेल जो होती है वो लंग्स के थ्रू और सांप भी अपना लंग्स के थ्रू सांस लेता है। तो स्टेटमेंट जो सही है वो है ऑप्शन 2 यानी टैडपोल जो मेंढक का बच्चा होता है वो गिल्स के थ्रू सांस लेता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पूछा गया है पौधों के जनन अंग एक्स परागकण उत्पन्न करता है, वाई मादा युग्मक की रचना, जेड परागकण अंकुरित होते हैं, डब्ल्यू कीटों को आकर्षित करता है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन एक्स वाई जेड ये क्या है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पहला एक्स परागकोश, वाई अंडाशय है, सी जेड वर्तिकाग है, डब्ल्यू पंखुड़ियां है। ऑप्शन बी क्या पूछा गया है? एक्स वर्तिकाग है यानी स्टिग्मा, वाई परागकोश है, जेड अंडाशय है, डब्ल्यू बायदल। ऑप्शन सी एक्स अंडाशय है, वाई वर्तिकाग है, जेड परागकोश है, डब्ल्यू पंखुड़ियां है। ऑप्शन डी एक्स पंखुड़ियां हैं, वाई अंडाशय है, जेड परागकोश है, डब्ल्यू वर्तिकाग है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी एक्स जो है वो परागकोश है जो परागकण यानी पॉलन ग्रेन उत्पन्न करता है। वाई क्या है? अंडाशय है, मादा युग्मक की रचना करती है। जेड वर्तिकाग्र है जो परागकण अंकुरित होते हैं यानी स्टिग्मा है। और डब्ल्यू जो है वो कीटों को आकर्षित करता है यानी जो फूलों की पंखुड़ियां होती हैं वो फूलों वो कीटों को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। पूछा गया है कथन यानी स्टेटमेंट दी गई है ए रोगों की रोकथाम हेतु मल जल का उपचार अनिवार्य है। कारण क्या है? मल जल एक ठोस अपशिष्ट जो प्रदूषण का कारण है। अब हमसे पूछा गया है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट और इसका कारण है दोनों सही है या नहीं। तो ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है यानी स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है। ऑप्शन बी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है लेकिन आर सही है, दोनों गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ए सही है लेकिन आर गलत है यानी उसका जो रीजन है वो गलत है। स्टेटमेंट सही है लेकिन रीजन गलत है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। रंध्र यानी स्टोमेटा और श्वास रंध्र यानी स्पाइरिकल्स के बारे में क्या सही है? दोनों कीटों में पाए जाते हैं। रंध्र कीटों और श्वास रंध्र पौधों में होते हैं। रंध्र पौधों यानी पत्तियों में और श्वास रंध्र जो होते हैं वो कीटों में होते हैं। या ऑप्शन डी दोनों पौधों में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी रंध्र जो होते हैं यानी स्टोमेटा जो होता है वो प्लांट्स की लीव्स में होता है, ठीक है। और श्वास रंध्र जो होते हैं वो यानी स्पाइरिकल्स जो होता है वो बेटा क्या होता है? इंसेक्ट्स में होता है, ठीक है। स्पाइरिकल्स जो होता है वो इंसेक्ट में होता है और जो स्टोमेटा होता है वो प्लांट्स की जो पत्तियां होती है उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। पूछा गया हृदय में अशुद्ध रक्त यानी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इम्प्योर ब्लड को फेफड़ों तक कौन ले जाता है? पल्मोनरी शिरा, महाधमनी, पल्मोनरी धमनी या महाशिरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पल्मोनरी धमनी जो होती है यानी पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को फेफड़ों तक लेकर आती है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। पूछा गया है कथन स्टेटमेंट दिया गया है परिकल्पनाएं सिद्धांत बनती हैं जो बाद में नियम बन जाती हैं। उसका रीजन है वैज्ञानिक नियम एब्सोल्यूट होते हैं यानी निरपेक्ष होते हैं। अब हमें ऑप्शन देखने हैं कौन कौन से क्या स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है या एक गलत है या एक सही है। तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए क्या है? ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए सही है आर गलत है। ऑप्शन सी ए गलत है आर सही है।
और ऑप्शन डी ए और आर यानी स्टेटमेंट और उसका रीजन दोनों गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी ए और आर दोनों गलत है, यानी स्टेटमेंट भी गलत है और उसका रीजन जो है वो भी रॉन्ग है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्या पूछा गया है? पूछा गया है शीना का कथन है ए वन कैक्टस मरुस्थलीय पादप है। स्टेटमेंट टू है मरुस्थलीय पादप की पत्तियां बहुत छोटी होती हैं। फिर ए थ्री यानी स्टेटमेंट थ्री क्या है? छोटी पत्तियां जल हानि कम करती हैं। ये क्या है? ऑप्शन ए वन अवलोकन, ए टू व ए थ्री निष्कर्ष है, उसका कंक्लूजन है। तीनों अवलोकन है यानी ऑब्जर्वेशन है शीना का। ऑप्शन सी तीनों निष्कर्ष यानी इन्फ्लुएंस है, या तीनों परिकल्पना है यानी उसकी एक परिकल्पना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी तीनों निष्कर्ष हैं, तीनों इन्फ्लुएंस है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। निम्नलिखित में से किसे एक परीक्षणीय यानी टेस्टेबल प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता? ऑप्शन धूम्रपान का फेफड़ों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे? पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तापमान का बर्फ पिघलने पर क्या असर होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी जीवाश्म ईंधन कब खत्म हो जाएंगे। ये क्या है? एक परिक्षेपण यानी टेस्ट टेबल के प्रश्न के रूप में नहीं माना जा सकता। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्या पूछा गया? लौह स्तंभ के बारे में लिखने तथा घर के जंग लगे सामानों से तुलना करने से बच्चों में कौन से कौशल विकसित होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है आपके वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना तीनों, रटना, अवलोकन, परिकल्पना, केवल वर्गीकरण या निष्कर्ष और सूची बनाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वर्गीकरण, अवलोकन और परिकल्पना। तीनों तीनों चीजें बच्चों में स्किल्स आती हैं, तीनों स्किल्स बच्चों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, रटना निगेटिव वर्ड है, ये ऑप्शन पहले ही रॉन्ग हो गया। केवल भी निगेटिव वर्ड है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। पूछा गया कौन सा कार्य एनसीएफ यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द्वारा प्रस्तावित विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता को पूरा नहीं करता? परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना, तत्वों की सूची बनाना या रटना, अवलोकन दर्ज करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तत्वों की सूची बनाना या रटना पूरा नहीं करता। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट पूछी गई है, तो आपका नहीं में पूछा गया तो रटना एक निगेटिव वर्ड है। क्या है? निगेटिव टाइप वर्ड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है? विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अतीत के रोचक किस्से शामिल करने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है आपके ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना, विज्ञान की प्रकृति की समझ विकसित करना, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी विषय का बोझ कम करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी। विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में अतीत के रोचक किस्से शामिल करने का उद्देश्य क्या होता है बेटा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण बच्चों में विकसित करना और विज्ञान की प्रकृति की समझ विकसित करना। ठीक है, विकसित करना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। पूछा गया विद्यार्थियों में वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करने में कौन योगदान नहीं करेगा? कौन योगदान नहीं करेगा? निगेटिव। ऑप्शन आपके प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, अनुभव प्रदान करना, केवल विज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ना या ऐतिहासिक पक्षों पर बल देना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी केवल विज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ना। यहाँ पे केवल निगेटिव वर्ड है, इसलिए ये आंसर पहले से ही राइट होगा। ठीक है, निगेटिव वर्ड क्या होता है? जैसे आपका केवल, केवल क्या है? निगेटिव वर्ड है। केवल, रटना, ये सब क्या है? निगेटिव वर्ड है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूछा गया है धातु अधातु के भौतिक गुणों को जांच पड़ताल उन्मुख उगाम से पढ़ाने की सर्वोत्तम रणनीति क्या है? परिभाषा रटवाना, ऑप्शन बी सामग्री का समुच्चय देकर उन्हें गुणों का अवशेषण करने को कहना, ऑप्शन सी सीधे बोर्ड पर गुण लिख देना, ऑप्शन डी पुस्तक से पढ़ने को कहना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी सामग्री का समुच्चय देकर उन्हें गुणों का और अन्वेषण करने को कहना। ठीक है, परिभाषा रटवाना यानी डेफिनेशन को रटवाना, ये निगेटिव वर्ड है, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, सीधे बोर्ड पर गुण लिख देना, ये भी सीधे बोर्ड पर नहीं लिखना है। ठीक है, पुस्तक से पढ़ने को कहना, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पूछा गया विज्ञान शिक्षण में गतिविधियों और प्रयोगात्मक साक्ष्यों के संबंध में सही क्या है? ऑप्शन प्रयोग केवल सत्यापन के लिए होते हैं, गतिविधियां और साक्ष्य प्रकृति समझने में भूमिका निभाते हैं, केवल निगमनात्मक उपागम अच्छा है, गतिविधियां समय बर्बाद करती हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी गतिविधियां और साक्ष्य प्रकृति समझ में भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बल पढ़ाने से पहले यानी फोर्स को पढ़ाने से पहले परिचर्चा गेंद को दूर तक लुढ़काने के लिए क्या करेंगे? इसका क्या उपयोग है? ऑप्शन है आपके मूल्यांकन करने के लिए,
पूर्व अवधारणाओं को आंकने और रणनीति निर्धारित करने के लिए, बल की परिभाषा रटाने के लिए, समय बिताने के लिए। ऑप्शन सी रटना नेगेटिव वर्ड, समय बिताना ये भी नेगेटिव वर्ड, ये दोनों नहीं हो सकते। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में जो आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पूर्व अवधारणाओं को आंकने और रणनीति निर्धारित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। पूछा गया मादाओं में प्राथमिक लैंगिक हार्मोन यानी प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या इंसुलिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी एस्ट्रोजन। तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है? सेक्स हार्मोन क्या होता है? एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन बेटा मेल का सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि मेल का सेक्स हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होता है, और इंसुलिन जो होता है वो पैनक्रियाज के थ्रू सीक्रेट होता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तीन समरूप बलों को क्रम किस क्रम में, तीन समरूप बलों को, सेम बल्बों को, किसको? बल्ब को, तीन समरूप बल्ब को किस क्रम में जोड़ने पर वे सर्वाधिक चमक यानी ब्राइटनेस देंगे? श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों में समान चमक, या केवल एक बल्ब जोड़ने पर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी समानांतर क्रम में। समानांतर क्रम में अगर हम बल्बों को जोड़ेंगे तो वे सर्वाधिक यानी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पूछा गया कथन यानी स्टेटमेंट, एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाता है। किससे? संक्षारण से बचाता है। और इसका रीजन क्या है? यह लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। अब हमें देखना है इसके स्टेटमेंट और रीजन दोनों सही है या एक गलत है या एक सही है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, यानी कि स्टेटमेंट और रीजन ये दोनों सही है। ए सही है, आर गलत है। ए गलत है, आर सही, या दोनों गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए सही है, यानी एनोडीकरण धातु को संक्षारण से बचाता है, लेकिन उसका रीजन गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। पूछा गया चांदी पर यानी चांदी की जो सिल्वर की वस्तुएं हैं कुछ दिनों तक वायु में खुला रखने पर काली क्यों पड़ जाती हैं? ऑप्शन है ऑक्सीजन से क्रिया करके, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S के साथ अभिक्रिया के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके, या नाइट्रोजन से क्रिया करके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी चांदी की वस्तुएं कुछ दिनों तक अगर आप वायु में, इसमें एयर में अगर खुला छोड़ देंगे तो उस पर हाइड्रोजन सल्फाइड की जो अभिक्रिया हो जाएगी, जिसके कारण वो काली पड़ जाती है। किसकी? हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया के कारण। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पूछा गया अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl बनाने के लिए किसकी अभिक्रिया कराई जाती है? HCl प्लस NaOH, HNO3 प्लस NaOH, HCl प्लस NH3, या H2SO4, या KOH। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी NH4Cl बनाने के लिए हम HCl की क्रिया कराते हैं किसे? अमोनिया से। तो हमें क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पूछा गया जल में चीनी का घुलना और चीनी को कैरमलाइजेशन होने तक गर्म करना क्रमशः कैसा परिवर्तन है? भौतिक, भौतिक, रासायनिक, फिर रासायनिक, भौतिक, रासायनिक, या रासायनिक और भौतिक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी पहले भौतिक है। जल में चीनी का घुलना भौतिक है, उसके बाद उसको, क्योंकि चीनी को हम जब घोलेंगे तो वो उसको बाद में हम चीनी भी बना सकते हैं। ये जल में चीनी का घुलना जो है भौतिक है, लेकिन उसके बाद चीनी को कैरामिलीकरण करना, कैरामलाइजेशन करना, होने तक गर्म करना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। किसी आयन में दो धनात्मक आवेश है यानी पॉजिटिव चार्ज है। द्रव्यमान संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है वो उसका 27 है। कितना है? 27। और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो हम जानते हैं जैसा कि वी नो दैट कि A इज इक्वल टू होता है Z प्लस एन, Z प्लस एन। एक और फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू P प्लस एन। ठीक है, यहाँ से अगर आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो जो आयन है उस पे धनात्मक आवेश है। कितने धनात्मक? दो, यानी दो धनात्मक आवेश का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकले, उसके दो इलेक्ट्रॉन निकल गए। द्रव्यमान 27 है, न्यूट्रॉनिक संख्या 14 है। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे A इक्वल टू Z प्लस एन में, तो न्यूट्रॉनों की वैल्यू 14 रख देंगे तो एटॉमिक नंबर आपको पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर का मतलब एटॉमिक नंबर 13 आएगा। क्या आएगा? 13। एटॉमिक नंबर 13 आएगा, और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो निकले। दो धनात्मक आवेश का मतलब उस एटॉमिक नंबर में जितने एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही आप धनावेश आएगा, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक संख्या 11 होगी। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। जब प्रकाश वायु से किसी सघन माध्यम में जाता है यानी डेंसर मीडियम में, तो क्या परिवर्तित होता है? चाल बढ़ती है, आवृत्ति बदलती है। चाल घटती है, आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। और तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ घटती है। चाल घटती है, आवृत्ति बढ़ती है, या सभी अपरिवर्तित रहते हैं यानी सभी अनचेंज रहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी चाल घटती है, स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होती है
वो अनचेंज रहती है और तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। पूछा गया मृदा प्रोफाइल के सन स्तरों यानी सॉइल इरोजन में जड़ों की वृद्धि के लिए कौन सा सन स्तर सर्वाधिक लाभदायक है? ए सन स्तर यानी ए होरिजोन, बी होरिजोन, सी होरिजोन या आर होरिजोन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है यानी ए होरिजोन। ठीक है, ये थे आपके आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के पीवाईक्यू जो कि आपकी 7 फरवरी को हुए सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब